नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। भाई देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा डिमांडिंग थी सभी लोगों का, सभी बच्चों का ये था कि सर हमें बताओ कि आखिर तैयारी कैसे की जाए, आखिर कैसे किया जाए नॉन टेक के सारे टॉपिक्स को कवर। हमारे लिए बहुत समस्या हो रही है क्योंकि सीबीटी 1 सीबीटी 2 में नॉन टेक वाला पार्ट तो आता ही आता है। आखिर क्या वो टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जो हमारे लिए नॉन टेक में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो भाई हम लोगों ने यहां पे टारगेट किया 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। पर आप कहोगे सर पूरे के पूरे सीबीटी 2, पूरे के पूरे सीबीटी 1, क्या सर सब में टारगेट हो सकता है क्या, सारे के सारे? देखो, नो डाउट अभी मुझे पता है पेपर सीबीटी 1 सीबीटी 2, अभी तो खैर सीबीटी 1 ही नहीं हुआ तो सीबीटी 2 की कहानियां तो बहुत दूर की बात है। पर हमें पता तो होना चाहिए सिलेबस का, हमें पता तो होना चाहिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने यहां पे हर एक नॉन टेक के हर एक, मतलब नॉन टेक में भी जी के जीएस वाले पार्ट से हर एक सब्जेक्ट के मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो देखो, आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं। आपको सही मायने में पता है कि आपका जनरल अवेयरनेस वाला पॉइंट और आपका जनरल साइंस वाला पॉइंट, वहीं पर अगर हम लोग यहां पर देखते हैं सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 में अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस वाला पॉइंट और फिर यहां पे आता है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पॉइंट, है ना। ये दोनों ही पॉइंट अगर हम लोग यहां पर देखें तो भैया ये बिल्कुल सिमिलर पॉइंट हैं, कुछ अलग नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क पड़ जाएगा। सीबीटी 1 में जो होता है उसमें आपका बायो इंक्लूडेड है। क्या है? बायो इंक्लूडेड है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, है ना। और दो नई चीजें ऐड होती हैं, वो कौन सा? आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर और आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो बहुत आसान टॉपिक है ये भी, ठीक है। आराम से अगर आप लोग इनको याद करोगे, रट्टा मार लोगे, जो आपकी स्कूल बुक्स में जो अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कई बार एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाता है इन्वायरमेंट वाला, बिल्कुल वही है। बहुत आसान भाषा में आप लोग उसको पढ़ोगे तो 9th क्लास और 10th क्लास में जो आप इन्वायरमेंट पढ़ते थे ज्योग्राफी के साथ, वहां से आपका आराम से कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से। कंप्यूटर, बहुत बेसिक कंप्यूटर पूछ रहा है, बहुत बेसिक कंप्यूटर। अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी का कभी एग्जाम दिया है, सीसी का जो एग्जाम होता है ना, ट्रिपल सी वाला जो एग्जाम होता है डोएक करवाता है, अगर आपने ट्रिपल सी का एग्जाम दिया है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, तो उससे आराम से आपका ये क्लियर हो सकता है। हमारा जो आज का एजेंडा है वो है ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ऑलरेडी आपको पैटर्न, सिलेबस सब कुछ पता है, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेन जो हमारा टारगेट है हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमारे क्वेश्चंस को लेकर, भाई इसके लिए मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने, लोकेश सर PW आप लिखोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां पे जाकर आप सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, जो भी आपकी जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आए, आप लोग मेरे से बिल्कुल वहां पे खुले मंच है, बिल्कुल आप लोग वहां पे जाकर खूब बात कर सकते हैं, खूब पूछ सकते हैं, पर फालतू की चैटिंग नहीं, सिर्फ बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। खैर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सबसे पहले वेटेज को लेकर अगर बात करें तो हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी के 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी की बात करेंगे तो 3 4 कभी कभी 2 भी देखने को मिलते हैं, पर हम लोगों ने एक एवरेज रखा है 3 4। करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साइंस टेक का 1 या 2 क्वेश्चन, साइंस टेक में भी वो क्वेश्चन ज्यादा होता है जो करंट से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड होता है। स्पोर्ट्स में भी ज्यादातर क्वेश्चन वो होंगे जो स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक हो गया, तो ओलंपिक में मेडल किस किस को मिला, किसने अगुवाई की, किसने ध्वजारोहण किया, किसने क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक बना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। खैर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के 2, कुछ कभी कभी 1 क्वेश्चन। अब ये आर्ट एंड कल्चर किस तरह के क्वेश्चन है, डांस, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, इस तरीके के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आ जाते हैं। टेम्पल्स कई बार पूछ लेता है, इस तरह की चीजें। फिर मिसलेनियस, ठीक है, ये 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। बायो की बात करेंगे तो 10 से 12, फिजिक्स की बात करेंगे तो 10 से 12 और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 8 से 10। फाइनली यहां पर प्लानिंग फॉर सक्सेस। अब ये प्लानिंग फॉर सक्सेस मैंने क्या रखा है, देखो इनिशियल मैंने ये टारगेट किया है कि आखिर कौन से वो टॉपिक हो सकते हैं, तो हर सब्जेक्ट के मैंने टॉपिक निकालने की कोशिश की है। यहां पर क्या किया है, हर एक सब्जेक्ट से हम लोग ने यहाँ पे टॉपिक निकालने की कोशिश की है। तो हर सब्जेक्ट से जब निकाला है तो भाई 10 टॉपिक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने 90 डेज का प्लान बनाया है। कितना? 90 डेज का प्लान बनाया। वैसे तो 90 डेज से कम आपको मिलेगा, पर मैंने ये डिसाइड किया हर सब्जेक्ट्स में से आपको पर डे एक टॉपिक करना है। क्या करना है?
पर डे वन टॉपिक, ध्यान रखना, पर डे वन टॉपिक। आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना है, पर डे वन टॉपिक, रोज एक टॉपिक पढ़ना है, रोज एक टॉपिक क्लियर करना है अपना, बस और कुछ नहीं। रोज एक टॉपिक कवर करना है अगले, और उस दिन उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, रोज एक टॉपिक और उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। रोज एक टॉपिक और पर डे उसके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड। खैर, अब यहां पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं? सबसे पहले प्राइस, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, डांस एंड म्यूजिक, जो भी फोक डांस या क्लासिकल डांस आते हैं उन सब के बारे में पूछ सकता है, म्यूजिक के बारे में पूछ सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम, जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, जैसे आपने नोटिस किया होगा लाडली बहन योजना आज के टाइम पर न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में लगातार एग्जाम में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। फिर स्पोर्ट्स को लेकर बात की जाती है, स्पोर्ट्स को लेकर मैंने आपको पहले ही एक हिंट दिया है। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे 10, यहीं पर आपने 3 टॉपिक लिख दिए। देखो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन होते हैं? किसी ने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, किसी का अपॉइंटमेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई हो, यही लोग तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं, कोई और तो नहीं होता। अपॉइंटमेंट किसी मशीन की तो करेंगे नहीं, डेथ किसी मशीन की तो होगी नहीं, किसकी होगी? कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगा, उसी की होगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ अपॉइंटमेंट एंड डेथ को मैंने रखा है। क्लियर? फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन है, नाटो है, अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन, नाटो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है ना। नाटो चल रहा है किसके लिए? यूक्रेन वाली वॉर के वजह से, है ना, कि कहीं कोई एक आधा मिसाइल अगर इधर उधर किसी नाटो कंट्री में गिर गया तो बहुत बड़ी सीरियस क्या हो सकता है, इवेंट बड़ी क्रिएट हो सकती है ना। सेम ऐसी ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल वाले जो कंट्रीज हैं, तो रशिया की वजह से चर्चा में कि यार ये कंट्रीज रशिया की आलोचना क्यों नहीं कर रहे, है ना। यूरोपियन यूनियन अलग गफलत में, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। G7, G20, G8, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सिर्फ ये इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल पर भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे रिसेंटली न्यूज में चल रहा था सेबी, तो सेबी की जो भी हेड है उनके बारे में पूछ लेगा। अब नो डाउट, अभी मैंने बताया सेबी की हेड अभी रिसेंटली न्यूज में था, एक महिला है, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे, हिंडर्सबर्ग ने लगाए थे, उनके पति को लेकर अब इतनी सारी बातें बता दी, तो अब आप अंदाजा लगा लोगे कौन सी महिला है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, नेशनल वाइल्ड लाइफ या फिर बायोस्फीयर रिजर्व और पार्क्स जो होते हैं वो आएंगे, एंड इसके अलावा आपका आता है फेस्टिवल वाला पार्ट। तो ये आपके स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लेते हो तो आप ये कह सकते हो हाँ भाई अब मैं लगभग लगभग इस लेवल पर हूं कि अगर इससे कोई टॉपिक आ जाए तो मैं कवर कर लूंगा। अब एग्जामिनर देखो 90% तक आप एक्यूरेसी लेकर आ सकते हो, बट होता क्या है 10% एग्जामिनर भी तो चालाक है, उसे पता है कुछ ना कुछ तो ऐसा डालना है जहां पे बच्चा गलती करे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा पूछना है जो बच्चे ने कभी पढ़ा ना हो। एग्जाम हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, एग्जाम हमेशा एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आता है। हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। तो भाई अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से हमने 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक ही निकाले। अब इन 10 टॉपिक को अगर आप एक एक दिन बैठ के आराम से कवर करते हो तो भाई आराम से एक टॉपिक तो कवर कर सकते हो, प्राइस तो कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स ये तो कवर कर सकते हो, डांस म्यूजिक कवर कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम कवर कर सकते हो, स्पोर्ट्स कवर कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक है। और ज्यादातर इन्फ्लुएंस किससे होंगे, ये सारे के स्ट्रेटेजी के जो टॉपिक होते हैं ये ज्यादातर इन्फ्लुएंस होंगे करंट अफेयर से। किससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे? करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो 100% है आपको एक साल का कितना, 1 ईयर का जितना करंट अफेयर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस महीने में एग्जाम हो रहा है उससे 1 महीने पहले का पूरा करंट अफेयर आप लोग अच्छे से देख लो, उससे पहले तक का। जैसे अगर एग्जाम हो रहा है सितंबर में तो अगस्त से पिछले साल के अगस्त तक का आपको पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, इस तरीके से। खैर अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारी चीजें पूछ सकता है एग्जामिनर।
जीडीपी का या नेशनल जो हमारी इनकम है इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। कितने मेथड है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आरबीआई और जितनी भी बैंकिंग इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सब पूछ सकता है, ठीक। फिर उसके बाद है, अरे ये डांस म्यूजिक कहां से आ गया, सॉरी ये गलत हो गया। खैर फिर आता है यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट स्कीम पूछ सकता है, जितनी भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो पूछ सकता है। 5 ईयर प्लान पूछ सकता है, और नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है आपसे। किसके बारे में, 5 ईयर प्लान और नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के बारे में पूछ सकता है भाई, ठीक है। कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, गरीबी का चक्र क्या है, इससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे न्यूट्रिशन को लेकर कई बार पूछता है, कितनी इनकम तक के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, कितनी इनकम के ऊपर के लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर रखा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एवरेज पॉवर्टी लाइन, है ना, एबव पॉवर्टी लाइन, आजकल ये सारे वर्ड यूज होते हैं तो वो सब यहीं से निकल के आते हैं। फिर इन्फ्लेशन एंड मार्केट के बारे में पूछ सकता है भाई, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, किस तरह की इन्फ्लेशन होती है, क्या इंपैक्ट डालती है ना, कौन कौन सी कंडीशंस में होती है, कौन सी चीज के ऊपर इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की चीजें पूछता है एग्जामिनर कई बार। मार्केट को लेकर पूछ सकता है, ओपन मार्केट कैसी होती है, मोनोपोलिस्टिक कौन सी होती है, ओलिगोपोली कौन सी है, डिओपोली कौन सी है, ये सारी मार्केट सिस्टम पूछ सकता है आपसे, है ना। फिर आता है यहां पर क्या, डिफरेंट इंडेक्सेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। जैसे हम लोग बोले HDI, ठीक है, अभी रिसेंटली चलने लगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चलने लगा, बहुत ज्यादा न्यूज में, ठीक है। फिर आज के टाइम पर पासपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इस तरह के जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर आता है टैक्सेस, कौन से टैक्सेस, तो इधर देखा जाए तो एक तरह से ये वाला टॉपिक हमारा गलत टाइप हो गया, टैक्सेस जितने भी होते हैं। अब टैक्सेस में देखा जाए तो आज के टाइम पर आ गया हमारा GST आ गया, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो काम खत्म, GST आ गया। पर फिर भी वैट थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमको पता होता है। एग्जामिनर पिछले पूछ रहे था, भाई बताओ वो वाले टैक्सेस कौन से थे, GST किस पर कितना लगेगा, कैसे लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस का कितना कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रेवेन्यू पर, या फिर हमारी जो इनकम होती है, कंट्री की जो इनकम होती है उस पर, गवर्नमेंट की इनकम एक तरह से बोला जाए, है ना। चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा कौन सा, हिस्ट्री को लेकर। देखो हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, और हिस्ट्री से 10 टॉपिक निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो आप लोग यहाँ पे और भी कुछ टॉपिक ऐड कर सकते हैं, मैंने 9 टॉपिक रखे हैं, 9 टॉपिक वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले इंडस वैली एंड वैदिक एरा के फैक्ट। अब आप कहोगे सर इंडस वैली एंड वैदिक एरा के फैक्ट क्या ये भाई एक दिन में कवर हो सकता है, ध्यान से समझना। इंडस वैली में आप क्या पढ़ते हो, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कहाँ से मिले, किसने खोजे, क्या क्या चीजें मिली, रोपड़ से कौन सी चीज मिली, है ना, सूत कांगेडोर कहाँ पे था, आलमगीर कहाँ पे था, इस तरीके के जितने फैक्ट हैं वो सारे याद करने होते हैं। वैदिक में क्या पढ़ना है भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा पुराण, इसके अलावा उपनिषद, क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी, किस बुक से कौन सी इंफॉर्मेशन मिली, सत्यमेव जयते कहाँ से मिला, गायत्री मंत्र कहाँ से मिला, पुरुष सूक्त में क्या लिखा है, नदी सूक्त में क्या लिखा है, कहाँ पे नदियों की माता के बारे में, इंद्र का सबसे ज्यादा वर्णन, ये सारी चीजें। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो कवर करने। बौद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिलीजियस मूवमेंट है अपने आप में। फिर आता है यहाँ पर क्या, गुप्ता एरा। अब गुप्ता एरा से पहले ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। गुप्ता एरा से पहले भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर हम लोग मौर्य एम्पायर देख लें या मगध एरा देख लें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। पर गुप्ता एरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग गोल्डन एरा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोल्डन एरा है। अब गोल्डन एरा है तो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। आज के टाइम पर आप जितनी मैक्सिमम बुक्स पढ़ते हो, रिलीजियस बुक्स पढ़ते हो, वो ज्यादातर इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखी गई हैं। इससे पहले तक जितनी बुक्स थी वैदिक एरा की, जो भी बुक्स थी वो सब की सब क्या थी, श्रुति और स्मृति के रूप में थी। गुरु से शिष्य को मिला ज्ञान, फिर उस शिष्य ने आगे चलकर अपने शिष्यों को दिया ज्ञान। तो श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद करना, तो सुनकर याद करने वाले ज्ञान की तरह से चल रहा था सिस्टम। फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के, वो याद रखना। फ्रीडम एट मिडनाइट किसने लिखी, अष्टाध्यायी किसने लिखी, है ना, रेहला किसने लिखी।
भाई ये सारी बुक्स जो होती हैं, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री की हो, चाहे वो मेडिवल की हो, चाहे वो मॉडर्न की हो, आपसे पूछी जरूर जाएंगी। ठीक, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एरा, ये वाला पॉइंट। अब दिल्ली सल्तनत मुगल एरा में मेनली क्या पढ़ोगे? मेनली पढ़ोगे आप इनका आर्किटेक्चर। क्या पढ़ोगे? आर्किटेक्चर वाला पॉइंट पढ़ोगे इनका। कहां पर कौन सी चीज बनवाई, कहां बनवाई, किसने बनवाई, किसने हौस खास बनवाया, किसने हजार शुतूर महल बनवाया, ठीक है, किसने किलाए मुबारक बनवाया, किसने दीवाने आम दीवाने खास बनवाया, ठीक है, एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारी आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा। अब नो डाउट इसके साथ साथ कुछ राजाओं के बारे में, वहां के जो लोग थे उनके बारे में पढ़ोगे, बट मेन फोकस किस पे रहेगा? आर्किटेक्चर पे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। फिर 1857 का रिवॉल्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सेशंस जो हैं उनको अच्छे से देखना है, गांधीयन मूवमेंट जो होती है उनको अच्छे से देखना है, एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इनको भी अच्छे से देखना है। ये 9 टॉपिक मैंने यहाँ पे रखे हैं, बट इसके अलावा आप लोग चाहें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को भी 10वां पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं 10th पॉइंट, तो 10th पॉइंट कौन सा होगा? फ्रीडम मूवमेंट, क्या? फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस का जो भी फ्रीडम मूवमेंट है उसको आप लोग कंसाइज वे में या छोटे रूप में जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लो। तो ये पॉइंट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड अर्थक्वेक, ये पॉइंट एक साथ कवर हो सकता है। अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को समझना है, अर्थक्वेक को समझना है, लगभग 7 का पॉइंट है। अगर आपने अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को समझा तो कॉन्टिनेंट समझ में आएगा, कॉन्टिनेंट समझ में आएगा तो ये दोनों पॉइंट अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट की बात होगी तो 100% है, आसानी से ये दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। फिर एटमॉस्फेयर एंड विंड, ये पॉइंट, माउंटेन प्लेटू एंड पासेस, क्या माउंटेन प्लेटू एंड पासेस जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे। अब माउंटेन प्लेटू एंड पासेस की जब बात की जाएगी तो मेजरली किसके बारे में बात की जाएगी? भाई आपसे पूछेगा इंडिया के बारे में। किसके बारे में? इंडिया के बारे में जरूर पूछेगा। फिर रिवर्स ट्रिब्यूटरीज एंड डैम्स, ये जरूर पूछेगा। वर्ल्ड का कोई बहुत यूनिक बहुत फेमस डैम है तो बात अलग है, बट अदरवाइज आपसे पूछेगा तो ये भी किसके बारे में पूछेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में पूछेगा। ट्रांसपोर्ट जरूर आपको पता होना चाहिए, रेलवे का एग्जाम दे रहे जा रहे हो और इसके बारे में ना पता हो ये तो बिल्कुल घोर अपराध है। जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो रेलवेज, हाईवेज एंड एयरपोर्ट। सॉइल्स, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल जिसमें से 6 इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। वेजिटेशन एंड क्रॉप जो है वो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, रबी खरीफ जायद की फसलें, ठीक है। वेजिटेशन किस तरह के प्लांटेशन इंडिया में होता है, किस तरह की जलवायु है वो चीज। एंड ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? ओशन एंड ओशन कॉन्टिनेंट। भाई हमारे मेजरली ओशंस 5, उनके बारे में, उनमें फ्लो होने वाले करंट, कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं वो सब पता होने चाहिए। इतना पॉइंट आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो। ये पॉइंट एक दिन में कवर हो सकता है, ये सारे ही पॉइंट एक दिन में कवर हो सकते हैं। फिर बात करते हैं मेकिंग एंड सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी को लेकर बात की जा रही है तो आराम से कवर हो सकता है ये एक दिन में। प्रेम्बल और प्रेम्बल से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी, इसके अलावा जितने भी उसके अमेंडमेंट है वो एक दिन में कवर हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत आराम से एक दिन में कवर हो सकता है। सीधे सीधे आर्टिकल 14 से उठाना है और क्या करना है? 32 तक पढ़ लेना है। मैं नहीं कहूंगा 12 13 पढ़ो और उसके बाद आप लोग 35 36 और 33 34 भी पढ़ो, मैं नहीं कहूंगा वो चीज, बट 14 से लेकर 32 तक के पता होने जरूरी है और आपको 51A ये भी पता होना जरूरी है। सीधी सिंपल सी बात। अब फंडामेंटल ड्यूटीज वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप नोटिस करोगे SSC जेई 2023 एंड 24 का पेपर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे, 1 से 2 क्वेश्चन। किससे? फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी कमेटी थी, किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर आए, कितनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज, 11वीं कब ऐड की गई, शिक्षा का अधिकार, ये पता नहीं कितनी बार पूछा है। हर शिफ्ट में पूछा, हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछा है। मतलब अगर 9 शिफ्ट हुई थी तो 9 की 9 शिफ्ट में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन थे। फिर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट,
उनकी पावर्स, उनके काम करने का तरीका, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो, यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट अपने आप में क्या है, यूनिक पॉइंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्मार्टली काम करते हैं, इन सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, पार्ट्स को, इन चीजों को पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको अलग से भी क्या कर सकते हो, लिस्ट बनाकर याद कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट जो मुझको लगता है आपको पता होना चाहिए, 10th पॉइंट, ठीक है, वो कौन सा है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई बच्चों को पता होना चाहिए, वो कौन सा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये मैं जरूर रिकमेंड करता हूं कि भाई ये जरूर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यूपीएससी का अपॉइंटमेंट, ठीक है, आपका अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट या अटॉर्नी जनरल को लेकर, ठीक है, सीएजी को लेकर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को लेकर, ये सारे क्वेश्चंस, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, ये सारी चीजें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, क्योंकि संविधान में इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया, संविधान में इनके बारे में बताया गया है। तो अगर आप इन चीजों, इसको भी अगर टॉपिक को कवर करते हो तो कोई बुराई नहीं है। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। देखो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम लोग सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों इसमें आराम से कवर हो सकते हैं, पर हम लोग पहले यहाँ पर फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, लास्ट में बायो देखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला टारगेट हमारा सीबीटी 2 वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीबीटी 2 को लेकर बता रहा हूँ। देन बायो भी देख लेंगे ताकि सीबीटी 1 वाला भी पार्ट क्लियर हो जाए। खैर, सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप कहोगे सर वर्क एनर्जी है, मोशन है, ये तो एक दिन क्या, ये तो एक दिन में दो दो टॉपिक कवर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पर जब आपसे मैं बोलूंगा सीबीटी 2 के लिए, तो नो डाउट सीबीटी 2 के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा तो अप होगा ना सीबीटी 1 से। जब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप होगा तो आपको भी अपनी नॉलेज थोड़ी सी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज इनके बारे में अच्छे से होनी जरूरी है। जैसे जब यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो ऐसा यूनिट अलग होती है, सी एस जो सी जी यूनिट होती है वो अलग होती है। तो यूनिट्स को भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, डिफ्रेंशिएशन होती हैं। तो भाई वो चीज़ ध्यान रखना, वर्क अलग से प्रॉपर एक पूरा दिन देकर अच्छे से पढ़ना है। एनर्जी, मोशंस, पावर, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और जितने भी इंपॉर्टेंट लॉ हैं वो सब, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, इन डेप्थ पढ़ने हैं सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री को लेकर बात करेंगे भैया, पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए, केमिकल एंड केमिकल नेम्स अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। एसिड, बेस, साल्ट, पीएच वैल्यूज ये सब अच्छे से पता होनी चाहिए, किस चीज की कैसे होती है। बॉन्ड्स, रिएक्शंस और उनके टाइप जिस तरीके के होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बॉन्डिंग, रिएक्शन, कंपाउंडिंग, ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, ये अच्छे से पता होना चाहिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब आप कहोगे सर एवरीडे लाइफ कैसे है, एवरीडे लाइफ? भाई साहब मैंने ये चश्मा पहन रखा है, इस चश्मे में जो ग्लास है, इस चश्मे में जो ग्लास मैं यूज कर रहा हूं वो ग्लास किससे बना हुआ है? ग्लास अलग अलग, क्रूक ग्लास अलग होता है, यूटेंसिल्स के लिए ग्लास अलग होता है ना, बुलेट प्रूफ ग्लास अलग होता है। तो ये क्या है, एवरीडे लाइफ का पार्ट है ना, एवरीडे लाइफ का पार्ट है ना। दूरबीन के लिए जो ग्लास हो रहा है वो किस तरह का है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स को लेकर कई बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है ना। जो फोटोक्रोमिक ग्लासेस होते हैं या फिर जो हाई हिल में जब लोग जाते हैं तो उनको जो ग्लासेस पहनाए जाते हैं वो कौन से ग्लासेस है? पायलट्स जो ग्लास पहनते हैं उनमें और नॉर्मल ग्लास में क्या फर्क होता है ना। ग्लासेस में कलर किस किस तरीके के आते हैं, है ना। जो आप लोग फुलझड़ी जलाते हो उस फुलझड़ी में हरा रंग कैसे आता है, येलो रंग कैसे आता है क्रैकर्स में, ये चीजें पूछी जाती हैं और बहुत ज्यादा पूछता है ये चीजें। तो ये डेली लाइफ की जो केमिस्ट्री की चीजें ये जरूर आएंगी आपसे, ठीक। फिर मेटल एंड नॉन मेटल ये पूछेगा। कार्बन को लेकर भैया हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। गैसेस, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसको लेकर, बायो को लेकर, सॉरी बायो को लेकर, सेल एंड सेल डिवीजन। अब नो डाउट बायो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किस में रहेगा, सीबीडी 2 में रहेगा।
अब मैंने CBT 2 ही बताना था, सॉरी CBT 1 में रहेगा, मुझे बताना तो केवल CBT 2 था, पर मुझे लगा नहीं यार, बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर अभी तो CBT 1 नहीं हुआ, आप CBT 2 की तैयारी अभी से करवा रहे हो। भाई तैयारी तो शुरू से ही करनी पड़ती है। आप अपने आप को बाकी बच्चों से क्या करो, एक स्टेप ऊपर लेकर चलो, क्योंकि सिलेबस आपको भी पता है, नॉन टेक के जीके जीएस में सिलेबस एक जैसे ही रहेगा, चाहे आप CBT 1 दो चाहे CBT 2 दो। तो मेरा तो ये दायित्व था कि मैं आपको सही रास्ते पर लेकर आऊं, एक बार बता दूं कि भैया ये बाद में सोचना कि सर CBT 2 की तैयारी बाद में करूंगा, तुम लोग यही सोच के चलो मैं CBT 2 की ही तैयारी कर रहा हूं। CBT 1 तो मेरा 100% होगा ही होगा क्लियर, अपने दिलो दिमाग में इस चीज को बैठा लो। खैर, सेल एंड सेल डिवीजन, हेरिडिटी, जेनेटिक्स एंड हार्मोन एक ही दिन में आराम से हो सकता है। प्लांट एंड प्लांट किंगडम बहुत आराम से हो सकता है। ह्यूमन डाइजेशन जो होता है आपका वो, ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड एक दिन में आराम से हो सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम ब्रेन आराम से हो सकता है। ठीक है, एक्सक्रीशन जो आपका पाचन क्रिया होती है उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम भी एक पॉइंट बन सकता है, वो भी आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, बोन्स को लेकर जो होता है। फिर आता है ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज जितनी भी होती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट, थोड़ा सा एक अलग से प्लांट को लेकर डिप में पढ़ना पड़ता है, प्लांट से रिलेटेड बाकी जो चीज़ होती है उनको पूछना पड़ जाता है। कई बार फूलों को लेकर पूछा जाता है, फूलों में रंग किस तरीके का आता है, या लाल रंग का फूल है तो क्यों आ रहा है लाल रंग। ठीक है, हरा है तो हरा क्यों आ रहा है, कुछ पत्तों में पीला रंग दिखता है, हरा क्यों नहीं दिखता, कुछ पत्ते शुरू से ही पीले दिखते हैं, क्यों होता है, कौन सी चीज़ की कमी होती है उनके सेल्स में, ये चीज़ पूछी जाती है कई बार। विटामिन, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, तो ये वो सारे के सारे पॉइंट हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, मैंने जितने पॉइंट्स बनाए हैं ये पूरे के पूरे 8 सब्जेक्ट हैं भाई। बायो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई 8, तो 8 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने बने हमारे, 80 दिन बने भाई। 8 के हिसाब से देखा जाए 10-10 टॉपिक तो 80 डेज बने, पर मैं 80 डेज नहीं लेकर चलूंगा, मैं चलूंगा 90 डेज, क्योंकि अपन ये मानेंगे थोड़ा बहुत तुम रिवीजन भी करोगे, थोड़ी बहुत चीजें जो तुम्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगी, परेशान करेंगी, उनको तुम रिवाइज भी करोगे। तो पर डे एक टॉपिक, अपना यही है टारगेट, और उसी के हिसाब से अपने को क्या करना है, लेकर चलना है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट करना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ करना है लोकेश सर विदाउट स्पेस लिखना है, लोकेश सर PW, मैं आपको मिल जाऊंगा, मेरी फोटो लगी होगी, आप लोग मुझे सर्च करो, वहां पे जाकर क्लिक करो, मेरे से बात करो, जो भी डाउट है मैं आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड हम और हमारी पूरी टीम आप लोगों की सक्सेस के लिए आप लोगों के साथ हमेशा दिन रात लगे रहेंगे। हमारे सभी टीचर्स अपने इस काम में लगे हुए हैं, और भाई हमारा ये एक तरह से बोला जाए क्या, एक मिशन है कि हर बच्चे का सिलेक्शन होना ज़रूरी है। अब नो डाउट जॉब इतनी कम है और ऐसे में हर बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, पर हाँ जो बेस्ट होगा वो 100% सिलेक्शन ज़रूर लेगा। तो बेस्ट बनना है तो भाई तैयारी को ज़ोरदार करना है। तो इसी मैसेज के साथ फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।